जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 19 रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो गुप्त प्रशासन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। राइट, किसको डिस्कस करने वाले हैं? हम गुप्त प्रशासन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो क्या लिखेंगे? गुप्त प्रशासन। और आइए हम इसको जो है डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, गुप्त प्रशासन जो है साथियों एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था पर आधारित जो है वो प्रशासन था। कैसा था? केंद्रीय कृत शासन प्रणाली पर आधारित जो है वो शासन व्यवस्था आपको गुप्त प्रशासन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा हमने जो केंद्रीकृत शासन प्रणाली को सबसे पहले कहाँ पर देखा था? हमने देखा था मौर्य प्रशासन के अंदर। वहां पर हमने देखा था कि सबसे पहली बार केंद्रीकृत शासन प्रणाली का सूत्रपात किया गया है। राइट, इसके अलावा हम साथियों अगर इस शासन प्रणाली के अंदर शासन का अगर हम ढांचा देखें, क्या देखें ढांचा, कि यहाँ पर जो है वो शासन प्रणाली को कितने लेयर्स के अंदर डिवाइडेड किया गया था, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए जरा, इसके अंदर सबसे ऊपर आपको साथियों केंद्र देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? केंद्र आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके नीचे अगर आप बात करें तो फिर आपको जो है वो प्रांत देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके नीचे आपको विषय देखने के लिए मिलेगा। विषय के नीचे आपको जो है वो विधि देखने के लिए मिलेगा और विधि के नीचे होगा मेरे साथियों ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कितनी लेयर्स हो गई? 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर ढांचे के अंदर टोटल कितनी लेयर्स आपको नजर आ रही है? टोटल आपको 5 लेयर्स जो है वो नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर केंद्र, फिर प्रांत, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। ठीक है, तो ये हमारी गुप्त प्रशासन के अंदर केंद्रीय शासन प्रणाली का ढांचा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसके प्रमुख की बात करें कि केंद्र का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, तो केंद्र का जो प्रमुख होगा मेरे साथियों वो होगा राजा। राइट, सिमिलर अगर हम बात करें तो प्रांत का जो प्रमुख होगा वो उपरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपरिक कहलाएगा। और विषय का जो प्रमुख होगा मेरे साथियों वो कहलाएगा विषयपति। राइट, और विधि का जो प्रमुख होगा वो कहलाएगा आपका नगरपति। राइट, क्या कहलाएगा? नगरपति। इसके अलावा इसको जो है वो पुरपला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरपला। ठीक है, इसके अलावा हम अगर ग्राम के प्रमुख की बात करें तो ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे हम ग्रामीक कहा करते थे। राइट, क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ग्रामीक। राइट, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। राइट, तो ये चीज़ आपने नोट कर ली अपनी नोटबुक के अंदर। तो फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, पहली बार दीवानी तथा फौजदारी कानून को परिभाषित किया। फौजदारी कानून को परिभाषित किया गया। राइट, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, लिखिए पुलिस विभाग के कर्मचारियों को कर्मचारियों को जो अब चाट व भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट व भाट जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपासिक कहलाता था। राइट, तो लिखेंगे आप दंडपासिक यहाँ पर जो वो कहलाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। राइट, क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं और आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर लिया है। क्लियर? आप हमारे साथ ही नोट बनाते चलिए ताकि आपका एक बेहतरीन नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, आगे हम बात करें मेरे साथियों तो हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। राइट, तो देखिए मेरे साथी, यहाँ पर अगर अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो यहाँ पर काफी उन्नत अर्थव्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी। राइट, यहाँ पर अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? कृषि क्षेत्र की बात करें। राइट, तो कृषि क्षेत्र को काफी अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन कृषि क्षेत्र को यहाँ पर किस आधार पर बांटा गया है? यहाँ पर आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इनको बांटा गया है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर विभाजन। राइट,
तो यहाँ पर साथियों अर्थव्यवस्था काफी उन्नत अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर कृषि क्षेत्र को जो है वो आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इसको बांटा गया है, राइट। तो देखिए किस प्रकार से इनको बांटा गया है, उनको जरा लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए क्षेत्र, ठीक है। ये वो भूमि होती थी जिस पर आप कृषि कर सकते थे, तो आप लिख सकते हैं क्षेत्र कौन सी भूमि होगी, कृषि करने योग्य, कृषि करने योग्य भूमि, राइट। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे वास्तु, राइट। ये कैसी भूमि होती थी मेरे साथियों, तो ये जो है वो बास करने योग्य भूमि होती थी, बास करने योग्य भूमि, राइट। इसके अलावा थर्ड नंबर पर बात करेंगे आप चारागाह भूमि की। किसकी बात करेंगे, चारागाह भूमि की आप बात करेंगे, राइट। सो चारागाह भूमि कौन सी होगी, जिस पर आप पशुओं को चरा सकते हैं, राइट। सो पशुओं को चराने योग्य भूमि, पशुओं को चराने योग्य भूमि, राइट। सो ऐसी भूमि को आप क्या बोलेंगे, ऐसी भूमि को आप बोलेंगे चारागाह भूमि। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो सेल हो जाती है नेक्स्ट भूमि। सेल को जो है ऐसी भूमि होती है जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती, राइट। कैसी नहीं होती, जोतने योग्य नहीं होती है, ठीक है मेरे साथियों। ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 5 पे देखिए, नेक्स्ट नंबर 5 लिखेंगे अप्रहत, अप्रहत। ये कैसी भूमि होगी, तो ऐसी भूमि जो जंगली होती है, राइट। सो लिखिए आप ऐसी भूमि, ऐसी भूमि जो जंगली है। कैसी है भूमि साथियों, वो जो है वो जंगली है, ठीक है। तो ऐसी भूमि को आप अप्रहत कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्थिक आधार पर जो है वो कृषि क्षेत्र को यहाँ पर विभाजित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें सिंचाई साधन की बात करें, तो सिंचाई साधन के रूप में यहाँ पर जो है वो सिंचाई साधन, राइट। सो सिंचाई साधन के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो रहट का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था, रहट का यूज यहाँ पर किया जाता था, राइट। अगर हम यहाँ पर व्यापारिक केंद्र की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें, व्यापारिक केंद्र की, कि गुप्त काल के अंदर व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो यहाँ पर उज्जैन जो है मेरे साथियों ये उस टाइम का काफी बड़ा व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम टैक्स सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें, टैक्स सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथियों जो टैक्स लिया जाता था वो 1/4 से 1/6 लिया जाता था। ये कुछ उस टाइम का टैक्स सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर मेरे साथियों जो है वो बलात श्रम काफ़ी फेमस था। कैसा श्रम, बलात श्रम, जिसे हम वर्तमान दृष्टिकोण में बात करें तो इसको हम बंधुआ मजदूरी बोला करते हैं। तो उस टाइम पे जो है वो बलात श्रम काफ़ी ज़्यादा फेमस था। बंधुआ मजदूरी, सॉरी, बंधुआ मजदूरी जिसको हम बोलते हैं वर्तमान दृष्टिकोण के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बलात् श्रम क्या होगा। बलात् श्रम बोलते हैं हम बंधुआ मजदूरी को। तो ये उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था। और ये तो आपको पता है इसका मेन रीज़न, बलात् श्रम का मेन रीज़न यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो थी बाल विवाह की वजह से यहाँ पर बंधुआ मजदूरी भी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें सामाजिक स्थिति की या सामाजिक विकास की, यहाँ पर बात करें, किसकी बात करें हम, सामाजिक विकास की अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे साथियों, तो देखिए जरा सामाजिक विकास के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए आप बलात् श्रम के बारे में तो ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, ये असामाजिक स्थिति के अंदर आ जाएगा बलात् श्रम, ठीक है, बंधुआ मजदूरी जिसे हम बोलेंगे। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। और इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर अस्पृश्यता काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, ठीक है, अस्पृश्यता, राइट, अस्पृश्यता का प्रचलन, ठीक है, अस्पृश्यता का प्रचलन यहाँ पर देखा गया है, राइट। अस्पृश्यता तो आप जानती हैं, अस्पृश्यता को वर्तमान दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, राइट। क्या होता है, छुआछूत, ठीक है। तो छुआछूत उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा समाज के अंदर एक बुराई के रूप में आ चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरे साथियों नंबर 4 पे बात करें हम, तो नंबर 4 पे यहाँ पर जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना होती है। किसकी होती है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो यहाँ पर जो है वो करवाई जाती है। इसके अलावा हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था कुमार गुप्त के द्वारा, इसको जो है वो बनवाया गया था, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो
वर्ण मूलक व्यवस्था यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर थी। आप बोल सकते हैं ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद जो वो यहाँ पर वर्चस्व पे था। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके अलावा हम अगर संस्कृति और धर्म की बात करें, किसकी बात करें हम यहाँ पर अगर हम संस्कृति और धर्म की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें हम, संस्कृति और व धर्म की, तो आप लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे आप संस्कृति व धर्म, और इसको हम जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अगर हम मेरे साथियों इसको संस्कृति और धर्म के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसको जो है वो इस टाइम का स्वर्ण युग कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस टाइम पे काफी ज्यादा साहित्यों की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? साहित्यों की रचना हुई है, और साहित्यों की रचना के कारण मेरे साथियों इसको जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। कई सारे टीचर्स जो हैं वो ये बता देते हैं कि स्वर्ण युग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया गया था। एक्चुअल में ये रीजन जो है वो गलत है। ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है इसको स्वर्ण युग बोले जाने का। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर साहित्यों की रचना सबसे ज्यादा करवाई गई थी। हालांकि स्वर्ण का संबंध जो है वो गोल्ड से कर दिया जाता है, सोने के साथ जोड़ दिया जाता है इस वजह से। और इस टाइम पे ये खासियत ये भी थी कि यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं जारी करेगी, तो इसलिए इसको कनेक्ट कर दिया जाता है कि स्वर्ण युग का मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं जारी करेगी। एक्चुअल में इसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं, इसके उलट इसका रीज़न आ जाता है। इसका रीज़न क्या आ जाता है? साहित्यों की रचना। साहित्यों की रचना के कारण इस गुप्त काल को हम जो है साथियों क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग बोलते हैं। और ये आपको बताया भी था कि स्वर्ण युग जो है वो किसके टाइम पीरियड को, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें हम, अगर टाइम पीरियड की बात करें एक स्पेसिफिक रूरल रूलर के संबंध में अगर हम देखें कि किसके टाइम पीरियड को स्वर्ण युग बोला जाता है, वैसे पूरे गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक रूलर के संबंध में अगर हम देखें तो फिर जो है वो आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। किसका नाम आ जाता है मेरे साथियों? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम यहाँ पर शामिल हो जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है, राइट। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि समुद्रगुप्त को हमने देखा था कि समुद्रगुप्त जो है भागवत परम भागवत जैसी उपाधियां धारण कर रहा था। इसका प्रमुख रीजन यहीं से आपको समझ में आ जाता है कि भागवत धर्म कहीं ना कहीं भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कारण यहाँ पर आपने एक पॉइंट ये भी नोट किया था समुद्रगुप्त के अंदर कि समुद्रगुप्त जो है वो भगवान विष्णु की पूजा करता था, भगवान विष्णु का उपासक था। तो इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा कि गुप्त काल कहीं ना कहीं एक अगर धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहीं ना कहीं वैष्णव धर्म को प्रमोट कर रहा था। किसको तो प्रमोट कर रहा था? वैष्णव धर्म को प्रमोट कर रहा था, राइट। तो लिखिए जरा, गुप्त सम्राट, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए। इसके आपको चिन्ह भी देखने के लिए इस वैष्णव धर्म के आपको यहाँ पर जो है वो बोल सकते हैं आपको साइन भी मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? साइन मिल जाते हैं, मतलब आपको चिन्ह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर वैष्णव धर्म की पहचान के तौर पर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो एक मंदिर देखने के लिए मिलेगा। वो मिलेगा आपको कौन सा? दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर, राइट। सो दशावतार मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को जो है वो समर्पित है, राइट। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये जो मंदिर है ना, दशावतार का मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। झांसी जो कि कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का हिस्सा है, और इसको जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला के रूप में इंक्लूड किया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करें मेरे साथियों, तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको मंदिर बनाने की कला का उदय यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर जो मंदिर बनाने की कला जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा मंदिर बनाने की कला तो ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो त्रिमूर्ति की अवधारणा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। किसकी? त्रिमूर्ति की अवधारणा, अवधारणा का विकास यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। क्लियर मेरे साथियों? इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा हाँ, आप नेक्स्ट नोट डाल के आप लिखेंगे, नोट में लिख लीजिए कि गुप्त शासकों ने, गुप्त शासकों ने मंदिरों एवं मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि, सर्वाधिक भूमि अ, सर्वाधिक भूमि अनुदान में दी, सर्वाधिक भूमि अनुदान में
दी। राइट, सो ये आप याद रखेंगे। गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा जो भूमि का अनुदान दिया है वो कहीं ना कहीं मंदिरों को और ब्राह्मणों को दिया। ठीक है, इसी वजह से ये मेन प्रमुख रीजन है, मंदिर को बढ़ावा दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको मंदिर सबसे ज़्यादा, गुप्तकालीन जो मंदिर सबसे ज़्यादा देखेंगे वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु और त्रिमूर्ति की अवधारणा को प्रदर्शित कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हैं। अब हम यहाँ गुप्तकालीन कुछ वास्तुकला को देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम अगर गुप्तकालीन वास्तुकला की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें, गुप्तकालीन वास्तुकला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो अ, अजंता की गुफाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। किसकी गुफाएं देखने को मिल जाएंगी? अजंता की गुफाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा ये अजंता की गुफाएं, राइट, ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम जो है वो इस टाइम पे बाघ की गुफा भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अजंता की गुफाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अजंता की गुफा में टोटल 29 गुफाएं हैं। ठीक है, कितनी गुफाएं हैं? टोटल 29 गुफाएं जो है वो अजंता की गुफाओं के अंदर इंक्लूडेड है। जिसमें से अगर हम शेष की बात करें कि वर्तमान जो है वर्तमान में आपको अजंता के अंदर कितनी गुफाएं देखने के लिए मिल जाती हैं, तो वो आपकी टोटल 6 गुफाएं हैं जो कि वर्तमान में आपकी शेष रह गई हैं, बाकी जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ठीक है, इन 6 गुफाओं के अंदर आपको इन 6 गुफाओं में अगर हम इंक्लूडेड करें तो इसमें गुप्त काल गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 16 एंड 17। ठीक, गुफा नंबर 17 जो है मेरे साथियों, ये गुफा जो है ये गुप्तकालीन गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 ये सिर्फ इस टाइम की गुप्तकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, गुप्तकालीन गुफाएं, राइट, क्लियर। कौन सी गुफाएं? ये गुप्तकालीन गुफाएं। तो आप ये बिल्कुल नहीं समझें कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्तों ने बनवाई थी, नहीं। अजंता की गुफाएं गुप्तों ने नहीं बनवाई हैं। हम इसके बारे में ऑलरेडी आपके साथ बता चुके हैं कि अजंता की गुफाएं किसने बनवाई हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना सा डिस्कस करने का मोटिव था कि अजंता में टोटल 29 गुफाएं थी, जिसमें वर्तमान में अगर आप देखें तो 6 गुफाएं शेष बची। इसमें से गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 जो है साथियों, ये गुप्तकालीन गुफा को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर साथियों हम अगर गुफा नंबर 16 की बात करें, इस गुफा नंबर 16 के अंदर क्या है, तो गुफा नंबर 16 के अंदर मरणासन राजकुमारी को रिप्रेजेंट किया गया है। किसको रिप्रेजेंट किया गया? मरणासन राजकुमारी को यहाँ पर जो है साथियों रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अगर हम गुफा नंबर 17 की बात करें मेरे साथियों, तो गुफा नंबर 17 के अंदर किसको रिप्रेजेंट किया गया वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है वो महात्मा बुद्ध की घटनाओं को रिप्रेजेंट किया गया है। किसको किसको रिप्रेजेंट किया गया? महात्मा बुद्ध की घटनाओं का चित्रण यहाँ पर जो है वो किया गया है, राइट। अब इसमें महात्मा बुद्ध की जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी उनको देख लीजिए, जिनमें जैसे कि जन्म हो गया, इसके अलावा मृत्यु हो गई, इसके अलावा आप देखेंगे तो गृह त्याग हो गया, राइट। इसके अलावा उनका खुद का स्वयं का जीवन हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो महात्मा बुद्ध की घटनाओं से जुड़ी हुई हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें गुफा नंबर 17 के अंदर उनको जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। समझ में आ गया। गुफा नंबर 16 के अंदर अब मरणासन राजकुमारी का जो चित्रण है वो किया गया है। इसके अलावा गुफा नंबर 17 के अंदर महात्मा बुद्ध की घटनाओं का चित्रण किया गया है, जिसमें जन्म, मृत्यु, गृहत्याग और जीवन जैसी घटनाओं को वहाँ पर चित्रित किया गया है, राइट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ इतना याद रखना कि अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है, ये पॉइंट नोट करना है। सेकेंड नोट कि अजंता की गुफाएं टोटल 29 हैं, जिसमें गुप्त काल के अंदर अगर अजंता के अंदर गुफाएं बनवाई गई तो वो सिर्फ 2 गुफाएं हैं, एक गुफा नंबर 16, एक गुफा नंबर 17, राइट। सो गुफा नंबर 16 के अंदर मरणासन राजकुमारी है, गुफा नंबर 17 के अंदर महात्मा बुद्ध की घटनाओं का चित्रण किया गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा एक नोट आप याद रखेंगे, नोट यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, आगे नहीं लिखते। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखेंगे कि आप देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में तो यहाँ पे बताया गया और बौद्ध धर्म के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए नोट में लिखिए पॉइंट पॉइंट लिखेंगे बौद्ध धर्म की महायान शाखा को समर्पित चित्रण, राइट। यहाँ पर जो चित्रण किया गया है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जो है वो समर्पित किया गया है, राइट।
तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं वो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं और बच्चे जो है क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। जबकि पढ़ते वो सब कुछ हैं, पढ़ते सब कुछ हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि वो छोटे से फैक्ट को छोड़कर चल देते हैं। हमने आपको बोला कि हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड डेटा देंगे और आपको जो है वो श्योरिटी देंगे कि हम जो डेटा दे रहे हैं वो सफिशिएंट आपके लिए डेटा है, और आपको जो पेड क्लासेस के अंदर जो डेटा दिया दिया जाता है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और हमें जो है वो सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी पहुँच लगभग पूरे बुंदेलखंड के अंदर बनाना चाहते हैं, ताकि जो है हम बुंदेलखंड के लोगों को और इसके अलावा बाहर के लोगों को जो है वो अच्छी कंटेंट को डिलीवर कर पाएँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए हम आगे की अब बात कर लेते हैं मेरे साथियों। आगे की हम बात करें तो अब हम गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। राइट, किसकी बात कर लें तो गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में हम यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं। राइट, लिखिए तो हेडिंग लिखेंगे गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है, जिसमें देखिए गुप्तकालीन मंदिर के अंदर एक तो आप देख चुके हैं कौन सा, दशावतार मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है हमने। दशावतार मंदिर आपने कहाँ पर देखा हुआ है, ये देखा हुआ है अपनी झांसी के अंदर। झांसी के अंदर भी अगर हम बात करें तो देवगढ़ एक जगह पड़ती है जहाँ पर दशावतार मंदिर है। तो देवगढ़ आप बोल सकते हैं देवगढ़ झांसी के अंदर जो है वो आपको दशावतार मंदिर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, सेकेंड हम बात करें मेरे साथियों तो विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर ये देखिए ज़रा, ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, विष्णु मंदिर आपको जो है वो जबलपुर के अंदर देखने को मिलेगा, और जबलपुर में भी तिगवा में। ठीक है, तिगवा जबलपुर के अंदर जो है वो साथियों विष्णु मंदिर जो बनाया गया है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए शिव मंदिर। शिव मंदिर, राइट, ये शिव मंदिर साथियों है भूमरा के अंदर। कहाँ पर है? भूमरा, जो कि नागौद में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? नागौद। राइट, जस्ट 1 मिनट। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमने शिव मंदिर को देख लिया है। राइट, शिव मंदिर को देख लिया। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा नागौद के अंदर है। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो शिव मंदिर के बाद अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट जो अगला शिव मंदिर है। ठीक है, अगला शिव मंदिर जो है वो कहाँ पर है? ये है आपका खोह, ये भी नागौद के अंदर है। खोह नागौद के अंदर, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो भितर गांव का मंदिर। भितर गांव का मंदिर। राइट, तो भितर गांव का मंदिर जो है साथियों ये कहाँ पर है? ये भितर गांव के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा आपको, भितर गांव। लेकिन ये जो है वो पड़ता है कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ पर पड़ता है मेरे साथियों? कानपुर में। राइट, इसके अलावा इस मंदिर की एक स्पेशलिटी है, वो आपको याद रखना है। भितर गांव के मंदिर की स्पेशलिटी क्या है कि ये जो है मंदिर साथियों ये ईंटों का बना हुआ मंदिर है। किसका बना हुआ मंदिर है? ईंटों का बना। राइट, किसका बना हुआ है ये? ईंटों से निर्मित मंदिर है। राइट, इसके अलावा हम आगे की अगर हम बात करें तो कुछ स्तूपों की बात कर लेते हैं जो कि गुप्त काल के अंदर इनको बनाया गया है। राइट, देखिए जरा स्तूपों की हम बात करते हैं तो स्तूपों के अंदर 3 स्तूप यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। राइट, कौन कौन से हैं? एक मीरपुर खास, मीरपुर खास जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट में चला जाता है, सिंध के अंदर। इसके अलावा धम्मेक। ठीक है, धम्मेक स्तूप जो है वो साथियों ये सारनाथ में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? सारनाथ के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा रत्नागिरी का जो स्तूप है ये भी साथियों किस किस टाइम पे बनवाया गया? ये भी जो है गुप्तकालीन शासन के दौरान बनवाया गया। ये जो है वो उड़ीसा के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, क्लियर साथियों, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। राइट, सो इसके अलावा हम साथियों कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं, की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। राइट, इसकी बात कर लेते हैं, की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे सर्वाधिक
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी, राइट। और इसके अलावा मेरे साथियों जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ना, इनको क्या बोला गया है, ये जो स्वर्ण मुद्राएं हैं इनको बोला गया है मेरे साथियों दीनार। क्या बोला गया है, इनको बोला गया है दीनार, राइट। इसके अलावा आपने देखा था कि जो चांदी की मुद्राएं चलाई जा रही हैं, कौन सी चलाई जा रही हैं, चांदी की मुद्राएं, ठीक है। इन चांदी की मुद्राओं को क्या बोला गया, इन चांदी की मुद्राओं को बोला गया है मेरे साथियों रुपयक। क्या बोला गया, इन चांदी की मुद्राओं को जो है मेरे साथियों बोला गया है रुपयक, राइट। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें साथियों, तो इस टाइम पे वेश्यावृत्ति का काफ़ी प्रचलन था। क्या प्रचलन था, वेश्यावृत्ति का प्रचलन था इस टाइम पे, राइट। और इसके अलावा साथियों इस टाइम पे संस्कृत भाषा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो संस्कृत भाषा इस टाइम पे कौन सी भाषा थी, इस टाइम पे राजभाषा हुआ करती थी, क्लियर। तो ये हमारी कुछ की पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा हम थोड़ा सा साहित्य के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम साहित्य के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइम पे विष्णु शर्मा जी ने कुछ किताबें लिखी हैं। तो विष्णु शर्मा की किताबों को हम बता देते हैं आपको। विष्णु शर्मा ने जो है वो हितोपदेश, हितोपदेश, इसके अलावा जो है वो पंचतंत्र जैसी किताबें इस टाइम पे लिखी थी। क्या, हितोपदेश और पंचतंत्र जैसी किताबों को यहाँ पर विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, राइट। सेकेंड पे हम कालिदास जी की बात करते हैं। तो कालिदास जी की जो कृतियां हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर उनको देख लिया होगा। तो यहाँ पर उनको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो विशाख दत्त के बारे में बात कर लेते हैं। विशाख दत्त से आपको पता हो, विशाख दत्त की जो किताब है उससे हमको जो है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है, राइट। सो विशाख दत्त की कौन सी है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कौन सी है, मुद्रा राक्षस, एक ये किताब होगी जिससे हमको मौर्यकालीन समाज और मौर्यकालीन प्रशासन के और मौर्य काल के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इनकी मुद्रा राक्षस के अलावा एक और किताब है जिसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम, राइट। देवी चंद्र गुप्तम इनके एक दूसरी किताब हो गई। नेक्स्ट हम बात करें तो बराह मिहिर इसी टाइम पे जो है वो हुआ करते थे। बराह मिहिर की बात करें तो इन्होंने जो है वो पंच सिद्धांत जैसी किताब को लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बृहत संहिता को लिखा हुआ है, बृहत संहिता। और इसके अलावा जो है वो बृहज्जाक नाम की एक किताब लिखी हुई। इसके अलावा इन्होंने लघु जातक नाम से भी एक किताब को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे और इनको आप याद कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करें हमारे आर्यभट्ट की, हम बात करते हैं आर्यभट्ट जी की। हम बात करें तो आर्यभट्ट जी के बारे में तो आप जानते हैं, इन्होंने जो है वो जीरो का आविष्कार किया था, मालूम है आपको। और आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा हुआ है, आर्यभट्टियम नाम से ग्रंथ लिखा हुआ है, आर्यभट्टियम नाम से ग्रंथ लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो सूर्य सिद्धांत नाम से एक किताब लिखी हुई है। किस नाम से, सूर्य सिद्धांत नाम से एक जो है वो किताब इस टाइम पे इन्होंने लिखी थी, क्लियर। तो ये कुछ उस टाइम के साहित्य थे, ये हम जो है प्रीवियस में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आप इनको प्रीवियस वीडियो के अंदर इस कालिदास जी की रचनाओं को देख सकते हैं, क्लियर। और अगर आप हमारे साथ साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं तो आपको अपने नोट कर लिया होगा कालिदास जी की रचनाओं को, ठीक है। तो ये हमारा गुप्तकालीन प्रशासन था जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।